बाजार बोलता है इसमें एफ आई का डेटा एक बार देख लेते हैं कि कल एफ ने कितनी की सेलिंग की और डी ने कितने की बाइंग की। तो डेटा आपके सामने है, स्क्रीन पर है। तो एफ ने कल 5538 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और डी ने 6171 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये कहीं ना कहीं डी की पॉजिटिव इमेज ये बता रही है कि मार्केट में एक तबका तो है जो कि इंडियन मार्केट पर बुलिश है, वो है डीआईज। तो डीआईज की वजह से ही मार्केट अभी भी इन लेवल्स पर टिका हुआ है, वरना तो कब के क्रैश हो गए होते जिस तरह के एफआईज की सेलिंग फिगर है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो कल यूएस मार्केट में तो थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। आज सभी रेड मार्क में है। कोस्पी को क्या हुआ, 3.5% नीचे, और बाकी सारे इंडिसेस तो चलिए आधा % तक नीचे हैं, लेकिन कोस्पी में प्रॉब्लम है। चलिए इसको भी देखते हैं कि क्या हुआ है आज साउथ कोरिया में। लेकिन टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट देख रहे थे, कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में KIOCL करीब 12%, शैली होटल आफ्टर रिजल्ट्स करीब 10% ऊपर है, नेटवेब में करीब 8% का उछाल है, ITD सीमेंटेशन और TVS होल्डिंग में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो उनकी लिस्ट में PNB हाउसिंग 15% नीचे, पावर ग्रिड करीब 6% नीचे, प्रकाश इंडस्ट्री 6% नीचे, इंडिया इन्फोलाइन करीब 5% नीचे, स्ट्राइड सार्कोलैब करीब 4.5% नीचे। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर कि आज तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन खबर वही जो कि डोनाल्ड ट्रंप से शुरू करनी पड़ती है, मजबूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक ऐसी कुछ किया जो कि सुर्खी बन गया, वो था कल कॉपर। कल अमेरिका में कॉपर 22% एक दिन में टूटा और ये सबसे बड़ी गिरावट थी कॉपर की एक दिन में। कभी भी हिस्टोरिकली कभी कॉपर जैसी कमोडिटी 22% नहीं टूटी, अमेरिका में टूट गई कल। और लेकिन ये केवल अमेरिका में टूटी, उसका कारण था कि ट्रंप ने कॉपर इंपोर्ट से 50% जो टैरिफ लगाया था वो हटा दिया रिफाइंड कॉपर पर, और उन्होंने कहा कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर जो 50% टैरिफ है वो बरकरार है। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? पाइप, केबल, कनेक्टर आदि। प्रशांत सर, ये क्या करके मानेंगे? ये तो लग रहा है कि मतलब सारे लोगों का मार्केट से पहले स्टॉक मार्केट का कन्विक्शन तोड़ चुके थे, अब कमोडिटी पर भी आ गए, एक करेंसी पर भी आ ही जाएंगे। और करेंसी तो वो चल भी रही है, डॉलर इंडेक्स को बोलते ही रहते हैं। कोई मार्केट बचेगा सर जो कि रिटेलर अपनी सोच से कन्विक्शन के साथ कुछ कर पाएगा? वो कुछ और सोच के सोता है, रात को डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कर देते हैं। अब ये कॉपर वालों ने सोचा होगा, अमेरिका वालों ने 22% तोड़ देंगे कॉपर। वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम सर, जिस तरीके से आजकल वो डायलॉग चल रहा है कि मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू ट्रम्प रिस्क। ये डायलॉग सोच के मुझे लगता है कि हर एक सेक्टर जहां पे ट्रम्प का इंटरवेंशन है, जहां पे ग्लोबली वो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे ही वांट्स टू कंट्रोल एंड ही वांट्स टू मेक श्योर कि आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। सो ये चीज करने के लिए वो हर एक सेक्टर में, हर एक कंट्री, हर एक इकोनॉमिक में अपना कुछ ना कुछ तो एफर्ट डाल के थ्रू द नेगोशिएटिंग टूल विच इज टैरिफ, वो लगा के अपने ट्राई कर रहा है कुछ करने के लिए। बट आई थिंक इंडियन मार्केट्स के लिए ये एक पास ऑन काइंड ऑफ टैरिफ रहेगा। जिस तरीके से कॉपर के लिए बोला, तो इंडियन मार्केट जो हिंदुस्तान कॉपर ऑलरेडी देखो लास्ट एक महीने से वो अंडर प्रेशर ही रहा हुआ है। बट अगेन एवरी डे देयर इज अ न्यू हेडलाइंस, एवरी डे देयर इज अ न्यू टॉपिक टू डिस्कस अबाउट ट्रम्प। तो प्रशांत सर, ऐसे में क्या करें? कॉपर काउंटर्स में क्या करें? हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को जैसे काउंटर, वेदांता जैसे काउंटर, और जो कॉपर यूज़र हैं, जो केबल कंपनीज हैं लाइक KEI, पॉलीकैब, हेवल्स, इन सभी में क्या करना है? देखो एंड ऑफ द डे वो हेज होते ही है, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ देयर रॉ मटेरियल। लगता है आज प्रशांत सर की साइड से भी सिग्नल थोड़े से वीक हैं, और देखिए मानसून का पीरियड चल रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। सभी हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं उनके साथ आजकल थोड़ा सा ये इशू आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मार्केट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। मार्केट में अगर देखें तो करीब अब 100 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है सेंसेक्स में, लेकिन निफ्टी IT 300 पॉइंट नीचे आ चुका है और निफ्टी बैंक अब 125 पॉइंट ऊपर आ चुका है। और निफ्टी 50 अभी भी देखें तो करीब 5 ही अंक ऊपर है, मतलब सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर हो गया। और जनरली 1:3 का रेशो रहता है, मतलब अगर निफ्टी 10 पॉइंट है तो सेंसेक्स 30 पॉइंट 50 पॉइंट इस बीच में घूमता है, 3 से 5 के लेवल पर। लेकिन आज तो करीब करीब 10 गुने से ज़्यादा का डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट हरे निशान में, ये बड़ी कुशन देने वाली बात है। मार्केट में स्ट्रेंथ जब तक नहीं लौटेगी, जब तक कि ओवरऑल मार्केट नहीं चलेगा।
ये 5-10 शेयरों से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा त्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनके शेयर्स तो हिल ही नहीं रहे। और ये एक कहानी हो गई है पिछले 1 साल की। एक होप जगी थी अप्रैल से लेकर जून तक, लेकिन जुलाई ने अगेन सारे पोर्टफोलियो वहीं के वहीं लाकर खड़े कर दिए लोगों के, जो कि उनके अप्रैल में थे, और अप्रैल में सभी के पोर्टफोलियो ख़राब थे। अब स्थिति लगभग वही आती जा रही है। आई वुड आस्क पीसीआर की, अगर प्रशांत जी जुड़ गए हो तो प्रशांत जी अभी जुड़ने वाले एक बार फिर से, और थोड़ी देर में हमारे साथ दर्शकों के चहेते गेस्ट अंशुल जी भी जुड़ जाएंगे, तो अंशुल जी से भी बात होगी हमारी। तो प्रशांत सर जुड़ गए हैं। प्रशांत सर बताएं, कॉपर पर आप बता रहे थे सर, कॉपर काउंटर्स पर, कि अभी क्या करना चाहिए? ओवरऑल मैं कमोडिटी पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करूंगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी। और जिस तरीके से ही वांट्स टू कंट्रोल द होल सेगमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, स्टील हो, मेटल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, हर जगह में अपना कुछ ना कुछ तो ये टैरिफ के ऊपर बात करके उसको एकदम रिस्की जोन में डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि एज ए मेटल ट्रेडर, एज ए कॉपर हो या कोई भी हो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। डोंट हैव वेरी हेवी पोजीशंस। अगर जो कॉपर यूजर्स हैं, जिस तरीके से पॉलीकैप हो, जो वायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल बी ऑलवेज हैविंग ए हेजिंग स्ट्रेटजी प्लेस। अगर जो गिरा हुआ है, इट्स एडवांटेज फॉर देम, दे विल ऑब्वियसली हैव सम काइंड ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर देयर मार्जिन्स। बट अगेन ये वोलेटिलिटी शायद वेरी शॉर्ट लिव्ड रहेगा, नॉट ए लॉन्ग व्यू अगेन। सर, केबल कंपनी में केईआई, हेवल्स, पॉलीकैब, इनमें कोई आपकी पसंद या नापसंद? The Polycab should be the one stock, जैसे मतलब almost the leader of the sector है। We have been tracking this stock from last 5-6 year। अपने लिए मेल्टर बैगर बन चुका है ऑलरेडी पोर्टफोलियोस में, सबके क्लाइंट के पोर्टफोलियोस में। तो आई थिंक कंटिन्यूसली यही करना चाहिए। आई थिंक दी एक दो क्वार्टर के अर्निंग्स, अगर जब ये टैरिफ का पूरा झंझला खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे वो मार्जिन प्रेशर से बाहर आ जाएंगे। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मेरे लिए साल भर का टारगेट ऑलमोस्ट 8,000 से लेकर 10,000 के आसपास है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। टैरिफ अपडेट पर बात करते हैं। बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत क्या करता है मुझे मतलब नहीं है, मुझे भारत में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो उनकी स्टेटमेंट दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले तो 70 देशों पर 41% तक टैरिफ लगा दिया है, और उसमें 70 देशों में भारत का नाम भी डाल दिया उन्होंने 25% टैरिफ लगाने पर। हालांकि ये 7 अगस्त से लागू होगा अब, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। 1 अगस्त की जगह अब 7 अगस्त। तो अगेन फिर ट्रेडर्स के लिए परेशानी, उनको खुद नहीं पता कि उनको बाय साइड पर जाना है या सेल साइड पर जाना है। और भारत रूस अपनी डेड इकोनॉमी को साथ साथ चलाएं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल रहे हैं। और उसके जवाब में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बोला है कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो आंसर शायद डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा होगा। चौथी बड़ी इकोनॉमी को अगर आप डेड बोल रहे हो, तो आपको उत्तर शायद खुद ही मिल रहा है, और तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बनने की तरफ है, तो आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आज से नए टैरिफ दर लागू होने वाले थे, लेकिन अब वो डेट 7 अगस्त हो गई है। तो ये थोड़ा सा एक अपडेट है। और ट्रंप ने नए टैरिफ बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रशांत सर, अगर ये जो रशिया को लेकर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के मन में खलबली मची है, पहले तो ये बोलते थे कि पुतिन मेरे दोस्त हैं, मैं 24 घंटे में युद्ध खत्म करा दूंगा। अब पुतिन भी उनके दोस्त नहीं रहे, शायद वो उनकी भी नहीं सुन रहे। मतलब जिन को ये दोस्त बोल रहे थे, उनमें से कोई दोस्त इनके साथ नहीं है आज। डोनाल्ड ट्रंप के मतलब पुतिन दोस्त थे, पुतिन नहीं साथ हैं। मोदी जी दोस्त थे, मोदी जी साथ नहीं है। एलन मस्क दोस्त थे, वो साथ नहीं है। ऐसा क्या हो गया 5 महीने में? और अब अगर इनकी दोस्ती इस लेवल पर टूटी और ये बिजनेस लेवल पर बदला ले रहे हैं, तो ये जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल कंपनीज चली थी, तो इनका क्या होगा? तो ओवरऑल देखो, ट्रम्प इज ए बिजनेसमैन। आप उसको बिजनेसमैन के लिए फ्रेंडशिप वही होगा जो उसके हिसाब से काम करेगा। जिस तरीके से अभी जापान के साथ उन्होंने डील कर लिया है, तो आई थिंक ही विल बी द न्यू फ्रेंड फॉर ट्रम्प। बट इंडिया के साथ तो ऑलमोस्ट 7 to 8 बैठक किए थे विद रिस्पेक्ट टू डील क्रैक करने के लिए, हुआ नहीं। तो आई थिंक नाउ ही डजंट वांट टू केयर अबाउट इंडिया। बट थोड़े दिन पहले एवरी वीक कहीं ना कहीं बता था कि इंडिया इज ए गुड फ्रेंड ऑफ मी, मोदी इज ए गुड फ्रेंड, एंड देन वी विल हैव अ ग्रेट डील विद इंडिया। ये सब चीजें बोल बोल के ही वाज ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया कि उनको यूएस के साथ डील करना ही है। बट अभी देयर इज नो समथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडशिप अगेन। आई थिंक वो बिजनेस डील ही करना चाहता है। एंड जो 7 दिनों के लिए जो डेट एक्सटेंड किया है, आई थिंक ही वांट्स टू क्रिएट ए रूम की कोई ना कोई आके मेरे से मतलब नेगोशिएशन करे, मतलब गिव देम a full access to their economy. But I think India will not do that. We will go ahead with 25% only. चलिए, ठीक है।
हमारे साथ प्रशांत जी के और हमारे मित्र अंशुल जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। अंशुल भाई ये बताएं, मार्केट पे अभी क्या लग रहा है आपको? मतलब बाय साइड दिख रही है या कुछ अभी लग रहा है कि और कमजोर होना है मार्केट? नहीं नहीं सर, मैं डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। मैं अगेन कल भी मैंने कहा था जब नीचे खुला था कि ऑन दी फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल मैं बायर रहूंगा। मैं कल भी पूरे दिन बायर रहा नीचे से ऊपर तक, फिर पुल बैक आया, शांति से बैठा था। अभी सुबह बैंक निफ्टी पे 10:03 पे बाइंग सिग्नल बना है, तो हम लोग लॉन्ग है वहां से ऑलरेडी। 55,888 से 200 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, 56,200 तक जाती हुई दिख रही है। मैं बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ। कोई भी डाउन मूव आती है, कोई भी पैनिक आता है, तो आई वुड वेट फॉर ए रिवर्सल और मैं तुरंत बायर रहूंगा। मैं शॉर्ट करने के एकदम मूड में नहीं हूँ। और रीजन मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ, एफआईआई का डेटा जब तक वो न्यूट्रल या मतलब न्यूट्रल पे भी मैं शॉर्ट नहीं करता, जब तक वो एक्सट्रीम ओवरबॉट ना पहुंच जाए तब तक मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढता ही नहीं हूँ। क्योंकि 80% ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर की तरफ या साइडवेज रहता है, नीचे गिरावट बहुत कम रहती है और शार्प रहती है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट में। आज भी रिवर्सल का साइन मिला, मैं बायर हूँ। वापस वीवैप के अराउंड कहीं भी बाइंग मिली, आई वुड बी अ बायर। बिल्कुल। चलिए अंशुल भाई, अगर हमारे बाय साइड पर हैं तो ये अच्छी चीज़ है मार्केट में, कि थोड़ा कन्विक्शन तो आ जाता है। अंशुल जी की बातों से कम ऐसा तो लगता है कि हाँ, मतलब मार्केट अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। लेकिन एक शेयर और थोड़ा जिंदा हुआ है, वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। देखिए कल हमारे एक गेस्ट हैं, F&O गेस्ट वरुण जी, वरुण ने एक कॉल दी थी एम्बर एंटरप्राइजेस पर। उन्होंने 7979 पर ये कॉल दी थी और 8050 का टारगेट दिया था, फ्यूचर पे कॉल दी थी। और उन्होंने कहा था कि 7920 पर एक पोजीशन और लेनी है और 7970 के आसपास चल रहा था, वहाँ पर एक पोजीशन लेनी है। और 8050 का पहला टारगेट दिया था और दूसरा टारगेट 8100 का दिया था। तो 8050 का उनका ये टारगेट हिट हो गया। और दूसरा टारगेट जो उन्होंने दिया था वो था 8100, तो वो अभी दूर है। तो यहाँ से अभी आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छी कॉल वरुण जी की साइड से दी गई थी और टारगेट का पहला जो टारगेट है वो हिट हुआ है फ्यूचर में। तो जिन लोगों को अपना फ्यूचर हिट कराना है, जिन्होंने अपने पैसे बनाने हैं, वो पैसे बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। अमेरिकी फार्मा कंपनियों को अब धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रशांत सर, ये कितनी धमकियां देंगे? मतलब धमकी, खिलाफत, मतलब ऐसा हो गया जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो रोज़ सुबह उठते हैं एक एजेंडे के साथ कि आज इसको कुछ बोलूँगा। अब उन्होंने बोला है कि 29 सितंबर तक दवाइयों की कीमत घटा दो। उन्होंने अपनी ही कंपनीज़ को बोला है। अब उसमें फाइज़र, GSK फार्मा जैसी कंपनीज़ हैं। सर लेकिन इसका इम्पैक्ट बताइए, इंडियन फार्मा पर क्या पड़ेगा? सर जो स्टॉक्स, जो कंपनीज वहां पे हैं और उनके जो कहीं ना कहीं एक्सपोजर इंडिया में रहेंगे, तो उनके ऊपर तो इफेक्ट गिरेगा ही, मार्जिन पे इम्पैक्ट गिरेगा ही। बट अगेन फार्मा एज ए सेक्टर अभी तक मुझे लगता नहीं है कि ट्रम्प खुद क्लियर इंटेंशन लेके बैठा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगा फार्मा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये जो धमकियां हैं वो वेरी शॉर्ट लिव्ड है एंड वेरी पॉजिटिव फॉर इंडियन फार्मा कंपनी। मुझे लगता है कि ये जो गैप डाउन ओपन हो रहे हैं अभी, डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा हो, ग्लेनमार्क हो, तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन दैट। हमारा एक स्टॉक है जो ग्रैनुअल्स है, वो स्टॉक मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अगला जो शेयर है, अगर हम देखें तो IT शेयर, इन पर नज़र रखें क्योंकि रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी आ रही है, 87.55 के स्तर पर आ चुका है। अंशुल भाई, कौन सा चार्ट है आपको जो कि प्रभावित कर रहा है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड पर IT में? सर मैं आईटी से एकदम दूर हूँ। आईटी 39,000 के पास जो ब्रेकआउट बनाने की कोशिश थी, 39,975 निकलना चाहिए था, आईटी इंडेक्स पे नहीं निकला। 4 हफ्ते की मेहनत के बाद जो थकावट आई और जो अनवाइंडिंग आई, ये अपनी मतलब ग्रेविटेशनल पुल है ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। और ये 33,742 पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो 33,742 आने तक तो मैं किसी भी आईटी में कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। 33,742 आते आते जिसमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी, जो कि अभी टेक महिंद्रा और इन्फोसिस और HCL टेक 3 में विजिबल है, एक TCS में थोड़ी सी कम, वो बराबर बराबर में आ गया। इन 3 में आउट परफॉर्मेंस अभी तक है। 33,742 पहुंचने तक जिसमें भी आउट परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता दिखेगा बुल साइड में, हम उसमें लॉन्ग आ जाएंगे।
बट 33,742 आना चाहिए आईटी इंडेक्स पे, उसके बाद ही बाइंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज आज से सुजलॉन की एफ एंड ओ में एंट्री भी हो चुकी है और इसको एक ऑर्डर भी मिला है जिसकी वजह से आज काउंटर में मूव है। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं आप? तो सुजलॉन को काफ़ी क्लोजली देखते हैं सर। यस, बट मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि जब भी स्टॉक एफएनओ में आता है तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। सो इट वाज प्रूवन दैट कि लास्ट 10 डेज में सिजलॉन नेगेटिव ही था। आज जो ऊपर जाने का कारण है, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ ऑर्डर बुक व्हिच हैज बीन रिसीव्ड फॉर देम। तो मैं अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। आई थिंक 52 55 रेंज में आना चाहिए स्टॉक। उसके बाद एक फिर लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू मैं रखूंगा सिजलॉन पे। बट लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी मच बुलिश, बट ओनली बिकॉज कि ये एफएनओ में जा रहा है तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाऊँ। सुजलॉन को ऑर्डर मिले हैं 381 मेगावाट प्रोजेक्ट के, जिसमें कि अगर देखें तो महाराष्ट्र में 180 मेगावाट का है, मध्य प्रदेश में 180 मेगावाट का है और तमिलनाडु में 21 मेगावाट का है, जिसकी वजह से आज काउंटर पर एक मूव देखने के लिए मिल रहा है। एफ एंड ओ में एंट्री तो हो गई है और मतलब ठीक है, एटलीस्ट सर उन काउंटरों से तो बेटर है जिन्होंने कि पिछले अगर 10 दिन में एफ एंड ओ ही काउंटर देखे तो नेगेटिव ही रिटर्न दे रहे। कम से कम ये बेचारा पिटा और वहां से घूमकर उस लेवल पर तो आ गया जहां से पिटा था। यस, एग्जैक्टली वहां पे आ गया और आज से ही वो मतलब एक्सपायरी में आ चुका है। तो आई थिंक सेम डे पे गुड न्यूज एज वेल एज गेटिंग इनटू एक्सपायरी। ठीक है, अगली खबर है रिलायंस पर। रिलायंस की एजीएम 29 अगस्त को होने जा रही है और जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल के आईपीओ पर जो भी क्लैरिटी होगी वो इस बार देखने को मिल सकती है। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं रिलायंस की एजीएम को? इसमें कोई लग रहा है कि आपको वैल्यू अनलॉकिंग के लिए मुकेश अंबानी कुछ बात करेंगे? नो सर, मैं लास्ट 3-4 एजीएम से मैं जो होप रख रहा हूँ उस पर कुछ भी अपडेट होते नहीं है एंड इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट ही होते हैं। बिकॉज आई थिंक लास्ट 2 एजीएम में भी यही सेम होप्स थे कि जो रिटेल का हो या जियो मोबाइल का हो उसका आईपीओ आने का पर बातें करेंगे, कुछ अपडेट देंगे। बट आई थिंक देयर इज नो सच बिग होप्स राइट नाउ और ओनली बिकॉज ऑफ द स्टॉक हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ। मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, मतलब 1350 1380 तक वर्स्ट केस सिनेरियो में वीक हो सकता है। बट अगेन ओनली ऑन द चार्ट आई थिंक इट इज लुकिंग गुड। अंशुल भाई आपको क्या लग रहा है रिलायंस पर? कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है? नहीं सर, रिलायंस में टाइम वाइज करेक्शन अभी बहुत बाकी है। प्राइस वाइज मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक हो ही चुका है। एक आध मतलब 80% तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हो चुका है, 1380 के आसपास ही रहेगा। बट अगर कहीं मार्केट में बड़ा कोई पैनिक बना और 1328 की जोन मिल गई तो वो एकदम वैल्यू बाई हो जाएगी। वहां पे तो आंख बंद करके खरीद ही लेना चाहिए। उसकी उम्मीद मेरे को 20% है। 80% यही है कि 1380 के आसपास ये 2-3 महीना काटेगा, उसके बाद फिर चलेगा। कुछ शेयर्स जहां पर कि रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं उसमें शैले होटल आज काफ़ी अच्छा चल भी रहा है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। देखिए आपकी रिजल्ट स्क्रीन पर हैं। नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, 61 करोड़ से बढ़कर 203 करोड़। रेवेन्यूज़ 148% बढ़े। एबिटा 140 करोड़ से बढ़कर 357 करोड़ और साथ ही मार्जिन्स अगर देखें तो करीब 110 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। प्रशांत सर आप तो रिजल्ट्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, सर कैसे देख रहे हैं शैले होटल को? वेरी सरप्राइजिंग टू सी एक होटल सेक्टर इतना अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट और वॉल्यूम ग्रोथ में हुआ है। तो आई थिंक तो इट इज वन ऑफ इन दी सेक्टर। बाकी जो होटल सेक्टर से अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है, आप ब्रिगेड होटल का आप लिस्टिंग भी देखो, वो भी कुछ खास हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ आईपीओ। तो होटल एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि वन स्टॉक विच वी आर लुकिंग वेरी पॉजिटिवली वुड बी लेमन ट्री। मुझे लगता है लेमन ट्री एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, यहाँ से बाउंस बैक भी है टेक्निकली और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर उसका एक सब्सिडरी का आईपीओ भी आने वाला है। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट मुझे ये स्टॉक यहाँ से अच्छा लगता है। एटलीस्ट एक 20-25% का मोमेंटम यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, अगला काउंटर अंशुल जी जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसके रिजल्ट्स आए कल। 78% रेवेन्यू जंप हुआ, नेट प्रॉफिट 42% जंप हुआ, एबिटा में 96% का जंप, मार्जिन्स में ज़बरदस्त जंप करीब 500 बेसिस पॉइंट का। काउंटर ने गैप अप ओपनिंग दिया लेकिन उसके बाद शांत हो गया। अभी क्या लग रहा है सर? तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी गैप अप खुला था लेकिन रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया। 540 रुपए बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस निकाल लेता है तो फिर स्टॉक में अगली तेजी 635 रुपए तक की बनेगी। अगर अभी नहीं निकाल पाया, मान लीजिए कि आज 2-4 दिन 5 दिन में नहीं निकाल पाया, 1-2 महीना लगा के भी निकाला, लेकिन जब भी निकालेगा 635 रुपए जा रहा है क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है वो पूरी तरीके से बुलिश पैटर्न बना हुआ है। तो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए।
540 के ऊपर जब भी निकले फटाफट मोमेंटम आएगा तो बाई कर सकते हैं। प्रशांत सर, आपको कैसे लगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिजल्ट्स फॉर द लॉन्ग रन सर? वेरी पॉजिटिव, बट अगेन मेटल एज ए सेक्टर थोड़ा सा मैं सेक्टर वाइज वीक हूँ, सो दैट वुड बी द ओनली रीजन व्हाई द स्टॉक में सी सम काइंड ऑफ प्रेशर। एनर्जी बात कर रहे हो ना आप? ओके ओके जी, एनर्जी सर। ओके ओके, सो एनर्जी में नंबर्स मैंने देखे हैं अच्छे ही हैं। आई थिंक स्टॉक शुड रिएक्ट वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से मार्जिन इंप्रूवमेंट्स आए हैं, जिस तरीके से वॉल्यूम इंप्रूवमेंट आया, जिस तरीके से प्रोडक्शन राइज हुआ है, आई थिंक दैट वुड बी गिविंग लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी एंड इन द स्टॉक। स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म रहा है, पर लास्ट फरवरी से अभी तक मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 500। ठीक है। अगला शेयर है चंबल फर्टिलाइजर। रेवेन्यू में करीब 15.5% का जंप, नेट प्रॉफिट में 22% का जंप देखने के लिए मिला है। प्रशांत सर, इसके रिजल्ट्स चंबल फर्टिलाइजर के कैसे लगे? क्योंकि फर्टिलाइजर शेयरों में हमने देखा था मूव था, एक बार फिर शांत हो गया। आई थिंक वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से मैंने 2-3 फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम देखे, आई थिंक चंबल वाज अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। तो ये रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से पॉजिटिविटी चालू हो जाएगी। आई थिंक द स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 550-560 इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि कंफर्ट लेवल पे आ चुका है, ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यूएशन 2 के आ चुका है और 10 से 12 का पी फॉरवर्ड आ चुका है। तो आई थिंक वेरी कंफर्टेबल टू हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन चंबल। ठीक है। कोल इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू 4% डाउन, नेट प्रॉफिट 20% डाउन, एबिटा 13% डाउन और मार्जिन्स भी करीब 330 बेसिस पॉइंट डाउन। अंशुल भाई, चार्ट पर सेटअप कैसा दिख रहा है कोल का? तो कोल इंडिया रेंज के ब्रेकडाउन पे खड़ा है। कल रेंज का ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट आ गया था, आज फॉलो थ्रू मूव नहीं मिल रहा है। रेंज थी 411-378। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि रेंज ब्रेकडाउन आएगा और 359 से लेके 349 तक के टारगेट आराम से बनेंगे। रेंज का ब्रेकडाउन है। अब इसको ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। मतलब मैं रेंज ब्रेकडाउन प्ले करने के मूड में इसलिए नहीं हूँ कि ऑलरेडी ऊपर से बहुत नीचे आया हुआ है और पूरे रेंज में कोई ऐसा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्यूम भी नहीं था। तो 2 तरीके से प्ले कर सकते हैं, या तो ये थोड़ा सा नीचे जाके जब ऊपर आके रिटेस्ट करे रेंज के लो को, तब लो रिस्क एंट्री मिलेगी, या फिर एक बार के लिए 385 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे तो ये क्लियर हो जाएगा कि बॉक्स का लो फेल हो गया है, फिर ये बॉक्स हाई 411 तक जाएगा। तो फिलहाल रेंज ब्रेकडाउन है लेकिन ट्रेड नहीं है, ना लॉन्ग साइड ना शॉर्ट साइड, दोनों साइड ट्रेड नहीं बन रहा है और एविडेंस की जरूरत है ट्रेड बनाने के लिए। प्रशांत सर, टाटा मोटर्स, इसमें देखिए एक तो एक्विजिशन करने जा रहे हैं और उसका हैंगओवर हो गया। लोग डर जाते हैं क्योंकि जब भी टाटा ग्रुप कोई एक्विजिशन करने जाते हैं तो महंगा एक्विजिशन करते हैं, वो जनरली स्ट्रीट इस चीज़ से डर जाता है। जैगुआर अभी तक लोगों के जहन से नहीं उतरा, जो बड़े निवेशक हैं, जो पुराना इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जो अब दूसरा ट्रक मेकर है उसको एक्वायर कर रहे हैं तो वो भी शायद महंगा एक्विजिशन होगा। दूसरा कि टैरिफ अनसर्टेनिटी में जेएलआर के सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया। सर, ऐसे में काउंटर कहाँ जाएगा? सर अंडर प्रेशर ही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक का जो एक्सपोजर है ग्लोबली है, यूएस में भी एफेक्ट्स है, चाइना में भी एफेक्ट्स है, यूरोप में भी एफेक्ट्स है। आई थिंक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही रहेगा और स्टॉक कैन गो इवन हेडिंग टुवर्ड्स 620 आल्सो। बट अगेन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये हर डिप अपॉर्चुनिटी से टर्न होने वाला है। जब तक ये टैरिफ का पूरा क्लैरिटी आ जाता नहीं है एवरी कंट्रीज के साथ, दिस स्टॉक विल बी अंडर परफॉर्मिंग। आज हमने देखा कि पीएनबी हाउसिंग, इसमें 15% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है क्योंकि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ गिरीश कोशगी ने सडनली रेजिग्नेशन दे दिया। अंशुल भाई, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का कुछ रेजिग्नेशन आता है, कई बार कोई बड़ी रीज़न हो सकता है, उसकी डीप में बाद में जाएंगे, लेकिन काउंटर की डीप में जाना जरूरी है। अभी जो लोग निवेशक या ट्रेडर्स फंसे हुए हैं उनके लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे? सर देखिए, तो इसमें बॉक्स बना था 990 का लो था बॉक्स का, इसको इसने गैप के साथ तोड़ा है और वॉल्यूम आज 1550% राइज है। क्लियरली दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशन सेलिंग हो रही है क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल नहीं जनरेट कर पाता है। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की सेलिंग दिख रही है, या तो इंस्टीट्यूशन कुछ सेंस कर रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इमीडिएट मेजर सपोर्ट 746 पे है, ये मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि पीएनबी हाउसिंग आज किस तरह से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग आज टॉप लूजर्स में। और प्रशांत सर, इसमें बताइए कि ये
कोई रीज़न पता लगा क्या, किस वजह से उनके एमडी या सीईओ ने रिज़ाइन करा? नहीं, अभी तक तो कुछ क्लियरिटी आई नहीं है, पर्सनल रीजन से ही एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। बट जिस तरीके से अंशुल भाई ने बताया कि नो सच काइंड ऑफ नो वॉल्यूम्स कैन बी जनरेटेड ओनली बाय इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस अगर सेल कर रहे हैं तो देयर मे बी सम काइंड ऑफ फंडामेंटल बिजनेस वाइज बैड न्यूज व्हिच इज कमिंग इन द पीएनबी हाउसिंग, सो दैट वुड बी असेस्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड वहां पे सेलिंग पे चला सकता है। और प्रेशर जो स्टॉक वाइज है अगेन 720 750 का रेंज में शायद मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। ठीक है। एक काउंटर सर सन फार्मा, यहाँ पर भी रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद ये काउंटर आज 5% टूट गया। Q1 प्रॉफिट इनका 20% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। अंशुल भाई कैसे देख रहे हैं सन फार्मा को? अभी 4% डाउन है सर, निचले स्तरों से कुछ रिकवर हुआ लेकिन ओवरऑल करीब करीब 5% तक टूटा है काउंटर आज। तो सन फार्मा अगर आप देखेंगे तो पिछले 35 हफ्तों से कुछ भी नहीं कर रहा है। नीचे 1611, मतलब 1611 नीचे की रेंज है और ऊपर की रेंज 1810 1820 है। इसी रेंज के आसपास चल रहा है, मतलब इसी रेंज में घूम रहा है। रेंज के लोअर एंड पे है, लेकिन जिस हिसाब से लोअर एंड अप्रोच किया है, मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी सीनेक्स फार्मा में मेरा कोई बाइंग का इंटरेस्ट नहीं है। जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे सीनेक्स फार्मा की कैंडल बन रही है, मेरा फार्मा से बिल्कुल लॉन्ग साइड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नाटको फार्मा जरूर हमने दिया था, पहला टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टाइम सेटअप बनाया ही नहीं तो वॉचलिस्ट से वो भी बाहर होता जा रहा है। बट फार्मा में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। केवल पीपीएल फार्मा है जो थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है प्रशांत सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर? I think there are 3 stocks. Let me just see right now. एक तो लेमेंट्री जो हमने डिस्कस किया था वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे ऑन द बैक ऑफ वैल्यूएशन एंड द बैक ऑफ एक्सपेक्टेड आईपीओ। अगेन सेकंड स्टॉक वुड बी ज्योति लैबोरेटरीज। अगेन चार्ट वाइज मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सो बिकॉज मार्केट्स आर इन द ट्रेडिंग जोन, तो मुझे एक रिस्क रिवार्ड रेशियो में जहाँ पे रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा लगता है वहां पे मैं फोकस कर रहा हूँ ज्योति लैबोरेटरीज पे। और आइनॉक्स विंड, आई थिंक वहां पे भी मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज एज वेल एज ऑन चार्ट साइज, जो 3 स्टॉक्स मेरे लिए बहुत फोकस लग रहे हैं ऑन ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। सर तीनों के टारगेट्स बता दीजिए, कितने अपसाइड के लिए ट्रेड करें? आइनॉक्स विंड मुझे लगता है कि यहाँ से एक 140 का स्टॉप लॉस के हिसाब से 178 180 का टारगेट लग रहा है आइनॉक्स विंड पे। ज्योति लैबोरेटरीज पे अभी चल रहा है 335 के आसपास और स्टॉप लॉस 315 और टारगेट ऑफ 375 380। एंड विद रिस्पेक्ट टू लेमेंट्री अगेन विद स्टॉप लॉस ऑफ 140, मुझे लगता है कि टारगेट कैन बी 170 175।